क्लास 10 सोशल साइंस का पेपर देखना है, आज की वीडियो देख लो। मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर लेके आया हूँ, पार्ले जी का उदाहरण देके सब कुछ समझाने वाला है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ यहीं से पढ़ना है और कुछ नहीं करना। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है क्लास 10 सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का एक क्वेश्चन पेपर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, इसीलिए मैंने ये सेलेक्ट किया है। और आज सिर्फ इसको नहीं डिस्कस करेंगे, इसके साथ साथ साइड बाय साइड आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पता चलते रहेंगे। तो इसीलिए ये वीडियो देखना ज़रूरी है। पीडीएफ वगैरह नहीं मिलेगी भाई, क्योंकि मैं समझाऊंगा और साथ साथ में लिखता रहूँगा। तो आप लोग देख लेना। इस क्वेश्चन पेपर की तो पीडीएफ में फिर भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन आपको जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ वो साथ साथ में आपको सुनने पड़ेंगे। और मान के चलिए भाई कि यार ऐसे नहीं बोल रहा कि मुँह उठाया और वीडियो बना दी। पूरी की पूरी यहाँ पर रिसर्च की है, इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ा, आपके और जो क्वेश्चन पेपर्स थे उनको पढ़ा। पिछले 3 साल के बोर्ड ने कहा है कि अब की बार वहीं से जो है उसी पैटर्न पर क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो उनको यहाँ पर मैंने स्टडी किया, उसके बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसीलिए वीडियोज़ आपको पता है कि लेट आती है मेरी, क्योंकि मैं ऐसे नहीं है कि भाई मुंह उठाए और वीडियो बनाने स्टार्ट कर दी। पूरा रिसर्च करके बनाता हूँ, और अब का पेपर होता है तब सारे के सारे क्वेश्चंस देखने को भी मिलते हैं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन पेपर है यही मैंने क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब देखिए सेक्शन ए से हम स्टार्ट करते हैं, जो कि MCQ आपके आएंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे 20 नंबर के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी में हम डिस्कस करेंगे। अगर कोई इंग्लिश स्टूडेंट है तो वो इंग्लिश में साथ साथ पढ़ सकता है, लेकिन हिंदी के ज़्यादातर स्टूडेंट है तो हम हिंदी में पढ़ेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किसको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। अब आप क्वेश्चन का पैटर्न समझिए। पिछले साल मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो वीडियो शायद अब भी पड़ी होगी, तो उसमें मैंने जो है ऐसे ही SS का नहीं, एक यहाँ पर साइंस का पेपर समझाया था। और जब एग्ज़ाम हुआ तो जो मैंने समझाया था, जो क्वेश्चंस बताए थे, सेम टू सेम देखने को मिले। यानी कि बोर्ड ने क्या किया, वही पैटर्न रखा। तो SS में भी ऐसा होता है कई बार कि सेम टू सेम पैटर्न रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है क्वेश्चंस को थोड़ा सा चेंज करते हैं। यानी कि मैं ये नहीं कह रहा कि यही क्वेश्चन पेपर में आएगा कि भाई किसको मिसाइल मैन कहा जाता है, नहीं। पैटर्न मतलब इस टाइप के और क्वेश्चंस। अब आपको वो मैं बताऊँगा साथ साथ, जैसे कि लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, ये आ सकता है आपके पेपर में। यानी कि यहाँ पर ये दे दिया तो पेपर में इससे मिलता जुलता इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा सकते हैं। समझ गए। तो इसका आंसर क्या होगा, गए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले इसका आंसर दो फिर आगे बात करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ख, 26 नवंबर 1949। अब देखो पैटर्न पकड़ो, ये क्वेश्चन जो है इसमें कुछ कीवर्ड है। क्या कीवर्ड है, अगर आपको जो है SS के पेपर में कीवर्ड्स पता चल गए ना क्वेश्चंस के, तो भाई आपको अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये बात जो है मेरे एक टीचर ने कही थी कि यहाँ पर जो प्रैक्टिस पेपर्स होते हैं, जो सैम्पल पेपर्स होते हैं, वो सोल्व करते टाइम तुम कीवर्ड्स पकड़ा करो कि कौन कौन से कीवर्ड से बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो पहले यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन हमने कर लिया। सेकंड क्वेश्चन जो है उसका जो कीवर्ड है वो क्या है, संविधान के बारे में। तो आप देख सकते हो संविधान के जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर पूछा है कब बनकर तैयार हुआ, आपके पेपर में आ सकता है कब लागू हुआ, तो वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा संविधान का और क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी छोटा संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, इसमें कितने सदस्य थे, तो इस टाइप के। यानी कि संविधान जो है वो कीवर्ड आप लोग पकड़ लें तो आप लोग जो है आपको पता चल जाएगा कि भाई पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं इसी पैटर्न पे। समझ गए। इसके अलावा अब हम आगे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3, इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे। अब ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पर जितने भी संस्थापक हुए हैं, जो उनकी पार्टियाँ हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है। इस क्वेश्चन का कीवर्ड क्या है कि भाई यहाँ पर जो ऐसे आपकी जितनी भी संस्थाएं थी, जितनी भी पार्टी थी, उनके संस्थापक कौन थे। तो ये जो है इस टाइप का क्वेश्चन आपका आ सकता है। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करके आपको बताना है। वैसे मैं भी बता देता हूँ, कै हो जाएगा, यानी कि श्यामजी कृष्ण वर्मा। कई बार ये क्वेश्चन जो है ऐसे भी आ जाता है वर्मा जी, यानी कि आगे का नहीं लिखेंगे, तो कंफ्यूज मत होना जाए कौन है वर्मा जी। आपको वर्मा जी वाला ही आंसर सही करना है, ठीक है। बता रहा हूँ कैसे कैसे घुमा फिरा के आ जाता है। तो यहाँ पर अब इस टाइप के और क्वेश्चन तो मैं आपसे जैसे बताऊं कि गदर पार्टी के संस्थापक के बारे में पूछा जा सकता है, तो आपको पता है हरदयाल जी थे। तो इस टाइप के, यानी कि पैटर्न अगर आप समझ गए ना भाई, तो आप जो है पेपर में मार नहीं खाएंगे। पैटर्न समझना इंपॉर्टेंट होता है। पैटर्न इसीलिए हर बोर्ड अपना पैटर्न रिलीज करता है कि भाई स्टूडेंट जो है वो पैटर्न पढ़ें, समझें और फिर तैयारी करें। वरना बोर्ड को क्या है, बोर्ड तो लिख दे कि भाई ये सिलेबस है, आ जाना पेपर देने, लेकिन आपके लिए मार्किंग स्कीम डाली जाती है, आपके लिए पैटर्न डाला जाता है, ताकि आप लोग समझ पाएँ कि भाई किस पैटर्न पे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं।
किस टाइप के, क्योंकि ये जो बनाते हैं पेपर्स वही टीचर्स आपके पेपर बनाते हैं, तो वो एक पैटर्न पकड़ते हैं कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन हम देंगे। ठीक है, समझ गए। जैसे आप दुकान में मिठाई लेने जाते हो तो वहाँ पर चखते हो ना मिठाई, एक भाई एक ये दे दे लड्डू, थोड़ा सा चख के देखता हूँ सही है नहीं है, तो एक लड्डू आपको चखाते हैं पहले और फिर पैक कर देते हैं 1 किलो। तो वही है कि ये जो क्वेश्चन पेपर्स हैं ये उनमें से एक उठाया जाता है बहुत सारे में और फिर आपको दिए जाते हैं कि ये प्रैक्टिस करो, इसी पैटर्न पे जो है क्वेश्चन पेपर्स आने वाले हैं। ठीक है, ये नहीं कह रहा कि यही क्वेश्चन आएंगे, इस वहम में मत रहना, लेकिन मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ कि इनकी जगह और कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जो है आपको मैंने बताया गदर पार्टी के बारे में पूछा जा सकता है कि भाई उसके संस्थापक कौन थे, यहाँ पर पूछ लिया इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे। ठीक है, अभिनव भारत है उसकी स्थापना किसने की, उसके संस्थापक कौन थे ये बताओ, तो आप कमेंट करके बताओ अभिनव भारत के बारे में। ठीक है, तो इस टाइप से जो है यहाँ पर क्वेश्चंस आ सकते हैं, समझ गए। प्रश्न नंबर 4, ये जो प्रश्न है इतना इंपॉर्टेंट है कि आप समझ नहीं सकते, बहुत बार आता है ये। तो यहाँ पर देखिए, दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा किसने दिया, यानी कि अब यहाँ से पैटर्न क्या पकड़े आप कि भाई नारे वाले जो क्वेश्चंस है, यानी कि किसी भी का नारा देकर आपसे पूछ सकते हैं कि ये नारा किसने दिया, और इसका उल्टा भी हो सकता है क्योंकि अब की बार लर्निंग बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो घुमाया फिराया जा सकता है। और ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, आपका कोई बड़ा भाई बहन है ना, उसको पूछना जो तैयारी कर रहा हो गवर्नमेंट जॉब की, सरकारी नौकरी की, जो कोचिंग लेने जाता हो कि भाई ये क्वेश्चन बताओ, वो भी बता देगा क्योंकि ये कॉम्पिटेंसी और क्या होते हैं, कॉम्पिटेंसी बनाया है वर्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, यानी कि वो पर्सन जो कि कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उन्हीं को हम कॉम्पिटिटिव पर्सन कहते हैं। ठीक है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। तो आप जो है अब क्या कर दिया बोर्ड ने, सरकार ने, कि भाई जो बच्चों को पढ़ा रहे हो उनमें अब कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस पूछने लग जाओ, क्योंकि क्या करते हैं स्कूल में अलग पढ़ो 12वीं तक, फिर जो है आप देखते हैं 12वीं के बाद आपके भाई बहन कोचिंग जाते हैं, वहाँ पर वो अलग से पढ़ते हैं। तो इसीलिए कह रहा है कि भाई स्कूल से तैयारी करनी स्टार्ट कर दो उनकी कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस की, तो इसीलिए अब जो है कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस आने लग गए हैं। ठीक है, तो देखिए दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा किसने दिया, तो आपको पता ही होगा इसका आंसर हो जाएगा कै, सुभाष चंद्र बोस जी ने। अब इस पैटर्न पे और कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया, तो आपको पता होगा बाल गंगाधर तिलक। करो या मरो, ये नारा किसने दिया, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, यानी कि पैटर्न पकड़ो, सिर्फ और सिर्फ पैटर्न पकड़ गए तो आपको जो है क्वेश्चंस का पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 है जैन दर्शन में कितने तीर्थकर हुए हैं। अब इसका कीवर्ड पकड़ो, इस क्वेश्चन का कीवर्ड कौन पकड़ सकता है बताओ मुझे। यहाँ पर कीवर्ड क्या है, तीर्थकर वगैरह, यानी कि यहाँ पर धर्म तीर्थकर, ये जो चैप्टर है आपको पता है ये कौन से चैप्टर से है, उस चैप्टर से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि भाई इस धर्म के संस्थापक ये तीर्थकर कब हुए, जब जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई। जैसे कि जैन धर्म के लास्ट तीर्थकर कौन थे, ठीक है, पहले तीर्थकर कौन थे, बौद्ध धर्म जो है उसके संस्थापक कौन थे, तो आपको पता है गौतम बुद्ध का आ जाएगा। फिर पूछ लेंगे उनकी मृत्यु कब हुई, यानी कि जो कीवर्ड है वो अगर तुम पकड़ गए तो आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर से कैसा क्वेश्चन आने वाला। और गारंटी है इस चैप्टर से ऐसे क्वेश्चन से बाहर कुछ नहीं आने वाला। या तो आपको जो है किसी धर्म के बारे में पूछ लेंगे कि भाई उसके जो है संस्थापक कौन थे, या फिर उसके पहले तीर्थकर कौन थे, दूसरे कौन थे। ठीक है, समझ गए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर जो है 6 देखिए आप, प्रश्न नंबर 6 है सरस्वती सिंधु सभ्यता के किस पुरास्थल से फियांस की कार्यशाला के प्रणाम मिले हैं। ओहो, पहला क्वेश्चन जो ऊपर वाला रह गया उसका आंसर नहीं बताया, तो आपको पता ही होगा यार 24 आ जाएगा, गया आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है छठा वो पूछा गया है, उसका कीवर्ड क्या है बताओ, सरस्वती सिंधु सभ्यता। और इस कीवर्ड के आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सरस्वती सिंधु सभ्यता। इसके जो है आपको जो आपके पेपर में 5 नंबर का काम मिलेगा भाई, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, बड़े क्वेश्चन भी मिलेंगे, छोटे क्वेश्चन भी मिलेंगे, तो ये कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, सरस्वती सिंधु सभ्यता। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो देखिए कि भाई यहाँ पर जो है पुरास्थल के फियांस की कार्यशाला के परिणाम मिले हैं, तो वो आपको पता होगा गए हो जाएगा, इसका भी मानहेरू। और देखिए कोई क्वेश्चन अगर मैं गलत बता दूं तो भाई आप लोग कमेंट सेक्शन में सही कर देना, क्योंकि यहाँ पर जो है हो सकता है 1-2 दिमाग से निकल जाए। मैं जो है ये यहाँ पर अपना जो मैंने पढ़ा था तब का कुछ याद है वो बता रहा हूँ, साथ में थोड़ा सा यहाँ पर जो है स्टडी किया था। तो अब देखिए ये क्वेश्चन आप पकड़ गए। अब इसका कीवर्ड क्या आपने क्या पकड़ा, सरस्वती सिंधु सभ्यता। अब कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई आपके पेपर में आ जाए सरस्वती सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल बताओ, यहाँ के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे, ठीक है, इसके बारे में और कहाँ पर क्या मिला। तो सरस्वती सिंधु सभ्यता आपने पकड़ लिया। अब उसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं छोटे मोटे वो आप पढ़ लीजिए। ठीक है, ऐसे पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना भाई,
अब पेपर आ गया, पूरा नहीं पढ़ना, अब ऐसे ही तैयारी करनी है, कीवर्ड पकड़ने हैं, प्रैक्टिस सैम्पल पेपर। और लास्ट में क्यों आते हैं मुझे एक बात बताओ, सैम्पल पेपर आपके सेशन के लास्ट में इसीलिए आते हैं कि भाई अब आपने पूरा पढ़ लिया, अब ये हम आपको सैम्पल पेपर दे रहे हैं, प्रैक्टिस पेपर दे रहे हैं, बोर्ड भी देता है, अलग अलग किताबें भी छपती हैं कि भाई इनको प्रैक्टिस करो, अब पूरा मत पढ़ो, अब इनको प्रैक्टिस करो, इन्हीं क्वेश्चंस में से तुम्हें क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, बस तुम्हें पैटर्न पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। आगे बात करें प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय मृदा अपरदन रोकने में सहायक नहीं है। अब यहाँ से आपको पता है कि ये जो है भूगोल से आ गया, मृदा अपरदन वगैरह के बारे में, यानी कि मिट्टी वगैरह के क्वेश्चंस हैं। तो ये जो इतने भी मिट्टी के क्वेश्चंस हैं, जैसे काली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, यहाँ पर कौन सी फसल होती है, इसके ऊपर जो है क्वेश्चंस आ सकते हैं, कृषि वगैरह, खनिज, मिट्टी, ठीक है। और देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है वनोन्मूलन, यानी कि वनों के बारे में, वनों की कटाई, ठीक है। अब वनोन्मूलन के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन बना के पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, चिपको आंदोलन, सुना होगा चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था भाई, हमारे टाइम में तो बहुत आया था ये, तो आप लोग भी इसको पढ़ सकते हैं, ये पूछा जा सकता है आपके पेपर में भी, ठीक है। तो चिपको आंदोलन जो है इसके बारे में पढ़ लेना, और ये मैंने आपको बता दिया। आगे हम बात करें, प्रश्न नंबर जो है आगे हो जाएगा 8, निम्न में से कौन सा एक पतन पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। अब ये भी पतन वगैरह, बंदरगाह वगैरह, समझ गए कीवर्ड क्या है इसका, पतन, बंदरगाह, ठीक है, बांध, ये वगैरह जो है इनसे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है आपका, ठीक है। तो इसका आंसर भी गए हो जाएगा, तुतिकोरिन। यानी कि यार एक चीज़ और मैंने नोटिस की है, बहुत ज़्यादा आंसर सी हैं, यानी कि गए हैं। तो आप लोग देख सकते हो भाई, ये अब पता नहीं, वैसे मैं सुनता हूँ, जब मैं कोचिंग लेता था, एक बार मैंने ऑनलाइन थोड़ी सी कोचिंग ली थी 2-4 दिन की, तो वहाँ पर एक टीचर आए थे, पहले दिन वो ये बता रहे थे कि यहाँ पर जो है जो ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस आते हैं, अब ये सच कितना है मुझे पता नहीं, उसमें ज़्यादातर के आंसर्स गए, यानी कि सी होते हैं, ठीक है, सी होते। तो आप लोगों ने भी ये चीज़ नोटिस की है नहीं कि कमेंट करके बताना, मैंने तो की है, हाँ होते हैं ज़्यादातर। जैसे कि 10 क्वेश्चन है तो उसमें 6 या 7 क्वेश्चन के आंसर सी होंगे, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर जो है ज़्यादातर का आंसर होता है। और देखो हमने कितने डिस्कस कर लिए, उनमें से भी ज़्यादातर के आंसर गए ही आ रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर किसी को कभी कोई क्वेश्चन ना आए और टीचर पेपर खोसने वाला हो, छीनने वाला हो, तो फट दे गए लिख देना, सही हो जाएगा ज़्यादातर, समझ गए। आगे चलते हैं। तो ये आपने देख लिया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर बेंगलोर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये इंपॉर्टेंट मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। कीवर्ड जो है इसका वो है श्रीलंका। देखिए श्रीलंका की आबादी में सिंघली समूह का प्रतिशत कितना है, तो आपको पता है सिंघली जनजाति के बारे में ये कह रहे हैं, तो वहाँ पर आप लोगों का शायद गए हो जाएगा 74%। अब देखिए श्रीलंका से रिलेटेड कीवर्ड पकड़ लो कि भाई श्रीलंका जो है कब आज़ाद हुआ था, वहाँ के राजा वगैरह के बारे में पूछा जा सकता है। यानी कि श्रीलंका के जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं वो सारे आप लोग जो है यहाँ पर पढ़ सकते हो, समझ गए। अब आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, सरकार के अंग हैं, यानी कि देखिए सरकार यहाँ पर कीवर्ड है। अब देखिए सरकार जो है वो आपको पता है आपकी जो राजनीतिक विज्ञान वाली किताब है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। जैसे कि हिस्ट्री की मैं बात करूँ तो उसमें सिंधु घाटी सभ्यता वाला हो गया, सरस्वती सिंधु सभ्यता, सॉरी, ऐसे ही इस किताब में सरकार जो है, ठीक है। इसके अलावा अर्थशास्त्र है, उसमें विकास के बैंक, ये ऐसे, यानी कि हर एक किताब के कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड होते हैं, तो उन्हीं के क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए सरकार के अंग हैं, तो आपको पता है इसका क्या हो जाएगा, गह हो जाएगा। उपरोक्त सभी, विधायिका भी है, कार्यपालिका भी है, न्यायपालिका भी है। अब यही इस टाइप के और भी क्वेश्चन आते हैं। और एक बार ये क्वेश्चन शायद यहाँ पर छोटा सा दे रखा है, सरकार के अंग है, घुमा फिरा के भी आया था, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार का क्या भाग है, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि घुमा फिरा के भी आ सकते हैं, ये बात तुम ध्यान रखना, क्योंकि अब की बार का पैटर्न थोड़ा सा अलग है, ठीक है, समझ गए। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं, गठबंधन सरकार क्या होती है, ठीक है, संघीय सरकार, केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार, यानी कि सरकारों के ऊपर जो है आपको पढ़ लेना है सारा। और ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इनके भी क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, न्यायपालिका का क्या अर्थ है। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे आप लोग इस कीवर्ड पे पढ़ सकते हैं। आगे बात करते हैं 12वां, संघीय शासन व्यवस्थाएं खालिस्तान तरीकों से गठित होती हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स तुम्हारा आ गया है। अब यहाँ पर आप लोग इसका आंसर कर सकते हो कि भाई यहाँ पर जो है संघीय शासन व्यवस्था 2 तरीकों से गठित होती है, यानी कि ख हो जाएगा शायद इसका आंसर। तो ये यानी कि जितना मैंने आपको बताया सरकार से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, संघीय, ठीक है, नगर पालिका, नगर निगम, गठबंधन सरकार, सत्ता का साझेदारी, ये सारे के सारे कीवर्ड्स जो है मिलते जुलते हैं। तो इस टाइप से आप लोग इनको तैयार कर सकते हो। अगला मैं बात करूं, प्रश्न नंबर 13, आंतरिक विविधता को ध्यान में रखकर संघ बनाने का उदाहरण है। यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा गया कि भाई कौन सा देश जो है वो आंतरिक विविधता को ध्यान में रखकर संघ बनाता है, ठीक है। तो अब आपको ध्यान रखना है
कि भाई देखिए आंतरिक विविधता मतलब अलग अलग सभी लोग जो है एक साथ रहते हैं मिलजुल के। तो देखिए ऑप्शन देख के पता चल जाएगा कि भारत हमारा ऐसा देश है जहाँ सब मिलजुल कर रहते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसका आंसर आपको पता चल जाएगा भारत, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके आ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, स्थानीय स्वशासन सरकार में कितने प्रतिशत स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित है। अब इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। देखिए एसएस जो है वो यहाँ पर सामाजिक विज्ञान यानी कि सामाजिक टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि भाई यहाँ पर जो है महिलाओं का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, जनसंख्या का क्वेश्चन आ गया, सरकार का क्वेश्चन आ गया, समझ पा रहे हो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। अब इसका आंसर जहाँ तक मुझे लगता है 33% यानी कि घ हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 15 है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदुओं की आबादी कितनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा एक क्वेश्चन तुम्हें 100% देखने को मिलेगा, लिख लो इस बात को। कैसा क्वेश्चन, क्या कीवर्ड है, जनसंख्या, ठीक है, यानी कि आबादी भी बोल सकते हो। कई बार आबादी लिख के दे देते हैं, कई बार जनसंख्या लिख के दे देते हैं, दोनों एक ही बात है, आबादी और जनसंख्या, समझ गए। तो ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखो कि भाई यहाँ पर जो है हिंदू की पूछ लेंगे, मुस्लिम की पूछ लेंगे, टोटल कितनी आबादी है ये पूछ लेंगे, महिलाओं की कितनी है ये पूछ लेंगे। तो मैंने आपको कीवर्ड क्या बता दिया कि भाई आबादी यानी कि जनसंख्या वाले जितने भी छोटे क्वेश्चन हैं, जो आपके पास जो भी बुक है उसमें अगर छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं तो जिन भी छोटे क्वेश्चन में जनसंख्या लिखा हुआ दिख जाए, कीवर्ड यही है कि भाई कीवर्ड पकड़ लिया। अब उस चैप्टर में उस कीवर्ड के जितने छोटे क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से तैयार करेंगे। अब इस चैप्टर में और भी बहुत कुछ है, लेकिन मैंने तुम्हें बता दिया जनसंख्या वर्ड पकड़ लो, इसके जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे तुम्हें याद होने चाहिए, यही है तरीका। प्रश्न नंबर 16, चाइना यानी कि चीन खालिस्तान एक उदाहरण है, यानी कि चीन जो है वो किस प्रकार की व्यवस्था वाला देश है, इसका यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि भाई एक दलीय है, ठीक है। इसके अलावा इस टाइप के और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे भारत खालिस्तान एक उदाहरण है, ये भी आ सकता है, श्रीलंका का भी पूछा जा सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेना। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं। और देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिए, एसएस के अंदर क्या होता है, जो जो चीज़ें मुझे याद आ जाती हैं बीच में बताता रहता हूँ। मैंने जब एसएस की मैं ये स्टडी कर रहा था आपकी ये वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने एक चीज़ और नोटिस की कि यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ये लोग घुमा फिरा के देते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन समझाया था कि डायरेक्ट पूछ लिया सरकार के अंग है, और वही जब मैंने पढ़ा था, जब आपकी मैं स्टडी कर रहा था पिछले सालों की, तो वो क्वेश्चन दे रखा था लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार के अंग हैं, यानी कि आगे वर्ड जोड़ दिया एक लोकतांत्रिक व्यवस्था। तो उससे आपको कन्फ्यूज नहीं होना कि ये क्या आ गया, वो वही क्वेश्चन है, ठीक है। या फिर काट के दे दे सीधा सरकार के अंग है, तो ये भी नहीं सोचना ये क्या पूछ लिया। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। ये एसएस में क्या करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं ये लोग। अब देखिए प्रश्न नंबर 17 है 14 वर्ष व 15 वर्ष के स्कूल जाने वाले बच्चों का इसी आयु वर्ग की कुल जनसंख्या में प्रतिशत कहलाता है। तो फिर से जनसंख्या का क्वेश्चन आया या नहीं आया, देखो 2 क्वेश्चन दे दिए इन्होंने एक साथ, तुम देख सकते हो जनसंख्या के। इससे पहले वाला भी जनसंख्या का था, और मैं कहीं ना कहूँ इससे पहले वाला जो था वो भी जनसंख्या का था। तो 3 क्वेश्चन जनसंख्या के ऊपर दे दिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जनसंख्या। जितने क्वेश्चन जनसंख्या के मिले सारे के सारे तुम्हें याद होने चाहिए। अब इतना बताए पाछे भी तुम याद नहीं करो तो भाई गौतम क्या करे, समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ, बता सकते हो। इसका आंसर गई हो जाएगा निवल उपस्थिति अनुपात, समझ गए। इसके अलावा जनसंख्या का आपको जो है जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है। कई बार ये क्या करते हैं जनसंख्या नहीं लिख देते हैं पीछे, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना है। कई बार आप सोच जाएंगे भाई ये जनसंख्या कितनी है, और फिर जो आंसर सही होता है वो भी दे देते हैं और नहीं लिख देते हैं, यानी कि कन्फ्यूज कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने देखे हैं ऐसे क्वेश्चन भी पूरा का पूरा सेम लिखेंगे और लास्ट में छोटा सा नहीं है। अब स्टूडेंट थोड़ा सा पढ़ेगा, ओहो ये क्वेश्चन ये तो मैंने पढ़ा था, और वही टिक कर देगा। तो ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ना है, ऐसा समय ये बात ध्यान रखो, ठीक है। तो जनसंख्या के जितने क्वेश्चन से कर लोगे। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर जो है 18 देखिए, निम्न में से कौन संगठित क्षेत्र की गतिविधि नहीं है। अब यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन भी कई बार आता है, ये यहाँ पर घुमा फिरा के आता है। यहाँ पर क्या दे दिया इन्होंने, संगठित क्षेत्र की गतिविधि नहीं है। अब अगर कोई पढ़ने वाला होगा, मान लीजिए ऐसे ही बस थोड़ा सा उसने पढ़ा निम्नलिखित में से कौन संगठित क्षेत्र की गतिविधि, और सोचेगा अच्छा ये है भाई, लेकिन उन्होंने क्या लिखा, नहीं लिख दिया लास्ट में, ठीक है। यानी कि थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो आपको पता होगा इसका आंसर भी कि भाई यहाँ पर जो है, पढ़ लेता हूँ एक बार। सरकारी कॉलेज में पढ़ाता है एक शिक्षक, अपने खेत में सिंचाई करता है एक किसान, सरकारी अस्पताल में काम करती है एक नर्स, डाकघर में काम करता है क्लर्क। तो शायद ख हो जाएगा, कमेंट करके बताना, इसका मुझे भी डाउट है। ख हो जाएगा शायद इसका, अपने खेत में सिंचाई करता है किसान, समझ गए। तो ये आप मान गए कि भाई कौन सा यहाँ पर संगठित क्षेत्र का उदाहरण ये नहीं है। संगठित मतलब जो मिल के काम करते हैं। अब देखिए सरकारी कॉलेज में पढ़ाता है एक शिक्षक, खुद सोचो, ऑप्शन से भी कई बार सोचा करो, ऑप्शन से भी कई बार आंसर पता चल जाता है। अब सरकारी कॉलेज में और भी टीचर पढ़ाते हैं, तो मतलब सब मिल के काम करते हैं संगठित होके।
खेत में सिंचाई करता है किसान, एक किसान, यानी कि खेत में एक किसान सिंचाई कर रहा है अकेला। इसके अलावा सरकारी अस्पताल में काम करती है एक नर्स, तो नर्सें भी होती हैं। इसके अलावा डाकघर में काम करता है एक क्लर्क, तो डाकघर में और भी क्लर्क वगैरह होते हैं। तो किसान जो है वो उसका एक खेत होगा अपना, और वो उस खेत का एक ही मालिक है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको आंसर्स पता चल जाएंगे। अब यही क्वेश्चन आ सकता है, निम्नलिखित में से कौन असंगठित क्षेत्र का उदाहरण है, ठीक है, या फिर असंगठित क्षेत्र का उदाहरण नहीं है। यानी कि आपको संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, उनके उत्पाद, उनके उद्योग, ये सारे के सारे पढ़ लेने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, ऋण के औपचारिक स्रोत में क्या शामिल नहीं है? तो इसका आंसर शायद हो जाएगा गैर मालिक, ठीक है। ऋण हुआ, स्रोत हुआ, ठीक है, बैंक हुआ, इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप देखिए अगला क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? अब ये उपभोक्ता अधिकार वाला चैप्टर है शायद, और उससे यही क्वेश्चन आता है भाई, मेरे भी यही आया था सेम टू सेम मेरे पेपर में, ठीक है। मुझे आज भी याद है, शायद 15 मार्च है इसका आंसर। तो आप लोग जो है इस चैप्टर से यही क्वेश्चन याद करके जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा उपभोक्ता अधिकारों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, कई बार जो है बड़ा क्वेश्चन भी यहाँ पर आ जाता है, समझ गए। तो इस टाइप से आप पढ़ लेंगे। अब देखिए सेक्शन बी चल जाता है हमारा, इसमें यहाँ पर प्रश्न नंबर 21 है, जिगुरात क्या होते हैं? अब आप समझिए किस टाइप का क्वेश्चन दिया स्टार्टिंग में ही, यानी कि एक टर्म पूछ लिया आपसे डायरेक्ट, ठीक है, टर्म पूछ ली इस चैप्टर से, हिस्ट्री से। तो जिगुरात हो गए, ठीक है। इसी चैप्टर में और जैसे आपसे पूछ ले मेसोपोटामिया क्या है, ठीक है, मोहनजोदड़ो के बारे में नोट लिखिए, यानी कि डायरेक्ट टू द कॉन्सेप्ट क्वेश्चन। पैटर्न क्या है इसका? डायरेक्ट टू द कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो सारे की सारी तुम्हें यहाँ पर पढ़नी पड़ेंगी। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 22, वैदिक दर्शन के 4 महत्वपूर्ण स्रोतों के नाम लिखिए। अब देखिए छोटा क्वेश्चन भी एक आया था, आपने देखा होगा, ठीक है, जैन दर्शन के बारे में। तो इस चैप्टर से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनके महत्वपूर्ण स्रोत, इनके जो तीर्थकर हुए हैं उनके बारे में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको सारे के सारे पढ़ लेने। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 23 है, बहुउद्देशीय परियोजना क्या है? अब यहाँ पर जो है परियोजना का एक क्वेश्चन हर साल आता है और इस साल भी आएगा। परियोजना, बांध, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ऐसे आ सकता है। यहाँ पर बाघ परियोजना क्या है, यानी कि पैटर्न क्या है इसका, भाई जितनी भी ये परियोजनाएं वगैरह हैं इनके बारे में आपको पढ़ लेना है। बहुउद्देश्य परियोजना, बाघ परियोजना, ठीक है, बांध क्या होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान। तो इस चैप्टर से ऐसे ही क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं। आगे हम बात करें, वाणिज्यिक कृषि क्या है? कृषि मैं कहता हूँ इतना इम्पोर्टेंट कीवर्ड है कि पूरा का पूरा आपका जो ज्योग्राफी भूगोल वाला पार्ट है, भूगोल वाली किताब है, कृषि वाले क्वेश्चंस आपके 100% 1-2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब ये बताने के बाद भी अगर तुम नहीं पढ़ते तो मैं क्या करूँ? कृषि जो है, जितने भी क्वेश्चंस में तुम्हें कृषि वर्ड दिख जाए वो सारे के सारे रट लेना। कृषि कितने प्रकार की है, गहन कृषि, रोपण कृषि, निर्वाह कृषि, ठीक है, समझ गए। और मैं तुम्हें जब ये स्टडी कर रहा था ना, तो मैंने एक चीज़ नोटिस की, 2022 में चारों के चारों सेट्स में कृषि क्या है, ये क्वेश्चन चारों के चारों सेट्स में। दिखाऊं, प्रूफ दिखाऊं? ये देखो, ऐसे नहीं बोल रहा, स्टडी करके आया हूँ पूरा का पूरा, पिछले सालों के पेपर सारे के सारे। तो देख सकते हो प्रूफ आपकी स्क्रीन पे है, सारे के सारे सेटों में था ये क्वेश्चन। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको जो है यहाँ पर ये कृषि जो है, इसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, वाणिज्य कृषि, गहन कृषि, रोपण कृषि, निर्वाह कृषि, कृषि के कितने प्रकार हैं ये भी पूछा जाता है, कृषि क्या है ये भी पूछ लिया जाता है। अब तुम बताओ, ये तुम्हें पढ़ना है, मतलब पढ़ने की जरूरत है कृषि के बारे में, लिख नहीं सकते वैसे ही। कृषि भाई वही खेती, हरियाणा में तो भाई कृषि प्रधान है, खेती करते हैं सब लोग। तो कृषि के बारे में वैसे भी लिख सकते हो। जो ये नहीं पढ़ने वाले इनको कह रहा हूँ, तो पास होने लायक काम तुम एसएस में खुद भी कर सकते हो अगर चाहो तो। कृषि हो गया, सरकार हुई, सरकार भी देखते हो, पूरे दिन खबरें देखते हो, तो उसके बारे में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर तुम खुद भी लिखो ना, अब की बार स्टेप मार्किंग है, तो तुम्हें नंबर मिल के पास हो जाओगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी क्वेश्चन बस छोड़ के मत आना, ये ध्यान रखो। तो समझ गए, कृषि के बारे में पढ़ लेना। आगे फिर से देखिए, संगठित क्षेत्र से क्या अभिप्राय? तो समझ गए, संगठित असंगठित का MCQ में भी था, यहीं भी है, देख लो। तो हर एक चैप्टर में सिर्फ 2-3 ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं और पूरा का पूरा सिलेबस जो है तुम लोग पढ़ने लग जाते हो। इस टाइम पे सिर्फ हर एक चैप्टर से वो 2-3 इंपॉर्टेंट कीवर्ड पकड़ लो और वो पढ़ो, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखो MCQ में भी संगठित क्षेत्र का क्वेश्चन, यहाँ भी संगठित क्षेत्र का, और एक बार ये फिर से आ जाएगा शायद। तो हर जगह उसी टॉपिक का क्वेश्चन आ रहा है, देख सकते हो।
समझ गए? तो ये आप कर लेंगे। आगे देखिए, सामुदायिक सरकार के अर्थ बताइए। फिर से सरकार का क्वेश्चन आ गया। तो ये सरकार जितने भी प्रकार की, गठबंधन सरकार, सामुदायिक, संघीय सरकार, ये सारी की सारी पढ़ लो। पेपर में अब की बार हो सकता है संघीय सरकार क्या है इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर दे दिया इन्होंने सामुदायिक सरकार का अर्थ बताइए। तो पेपर में संघीय सरकार आ सकता है, गठबंधन सरकार आ सकता है। अब ये सब कुछ बता रहा हूँ, तुम्हारा पेपर ही चल रहा है तुम्हारे सामने, अगर तुम ध्यान से सुन रहे हो तो ठीक है। ये पेपर देख रहे हो, ये क्वेश्चंस भी रिपीट हो सकते हैं, लेकिन जो बोल रहा हूँ वो ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनते रहो क्या बोल रहा हूँ। आगे चलते हैं, सेक्शन सी आ जाता है। इंग्लिश में दी हुई है यहाँ पर एक पैराग्राफ और नीचे हिंदी में दिया हुआ है। तो आप लोग जो इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ेंगे इसको, हिंदी वाले हिंदी में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या करना है, केस बेस्ड क्वेश्चन है ये, अब की बार नया आ रहा है, पहली बार आ रहा है हरियाणा बोर्ड में, केस बेस्ड। अब समझो ये केस बेस्ड होते क्या हैं, और एक बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा इनको करने की। तो ये केस बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं कि आपको पहले कुछ चीज़ें बता दी, फिर उससे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं तुम्हें बता दूं, पार्ले जी बिस्कुट का ये कलर होता है, पार्ले जी बिस्कुट जो है बहुत अच्छा बिस्कुट होता है, पार्ले जी बिस्कुट 5 का आता है। फिर एक क्वेश्चन दे दूं, पार्ले जी बिस्कुट कितने का आता है। तो मैंने सारी चीज़ें पहले तुम्हें बताई थी और फिर क्वेश्चन पूछ लिया। यही होता है केस बेस्ड, कि पहले तुम्हें एक पहरा देंगे, जैसे पैसेज होते हैं इंग्लिश में वैसे ही है, पहरा दिया, उसमें से ही आपको आंसर्स जो है मिलेंगे उसके, लेकिन दिमाग लगा के ढूंढने पड़ेंगे। पैसेज में तो फिर भी आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन केस बेस्ड क्वेश्चंस में आसानी से नहीं मिलते, वहाँ पर दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। और फिर जो है उसके आंसर्स आपको देखने पड़ते हैं। तो ये केस बेस्ड क्वेश्चन है, ये आप लोग कर लेना, ठीक है। अगर आपको इसमें दिक्कत होती है तो मैं बता दूंगा, लेकिन आपको पहरा पढ़ना पड़ेगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ये आप लोग कर लेना, इसी पहरे में जो है इसके आंसर्स मिलेंगे। और मैं आपको एक चीज़ जो बता रहा था ट्रिक, वो ये है कि केस बेस्ड क्वेश्चंस आपके जो है राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र, इन दोनों किताबों से ही आएंगे। हिस्ट्री और भूगोल इनसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ज़्यादातर जो है इसी से आएंगे, ये आपको ध्यान रखनी है। राजनीतिक विज्ञान सरकार का कोई भी पैरा दे देंगे, ठीक है, सरकार के बारे में लिख देंगे थोड़ा सा और फिर क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है। तो ये पढ़ लेना इस टाइप के क्वेश्चंस, आई होप आप समझ गए होंगे। इसके बाद अगला जो है वो भी आप देख सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे केस बेस्ड क्वेश्चन आपको कैसे करने, वो मैंने तरीका आपको बता दिया है। पहरा पढ़ना है और उसके आंसर छाट लेने हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे हम बात करें अगर, तो आगे आप देखेंगे कि सेक्शन डी की बात हो रही है, ठीक है। सेक्शन डी में क्या है, टेल अबाउट दांडी मार्च, इंग्लिश में पढ़ दिया है क्वेश्चन, चलो हिंदी में देखते हैं। दांडी यात्रा के विषय में बताइए। अब तुम देखो ये क्वेश्चन वहीं फिर से आ गया, गांधी जी से रिलेटेड, ठीक है। तो गांधी जी तो आपको पता ही है, उनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं तुम्हारे, ठीक है। दांडी यात्रा हो गई, असहयोग आंदोलन हो गया, ठीक है, चोरा चोरी की घटना हो गई। चोरा चोरी वाला, भाई चोरा चोरी वाला बहुत बार पूछा जाता है, चलो शुक्र है मेरे ध्यान आ गया, इंपॉर्टेंट है, लिख लो चाहे इसको। आगे देखो प्रश्न नंबर 30, भारतीय विदेश नीति के प्रमुख स्तंभ कौन से हैं। तो विदेश नीति के क्वेश्चंस भी कई बार आ जाते हैं, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो आगे दे रखा है, स्पष्ट कीजिए कि कृषि और उद्यान किस प्रकार साथ साथ बढ़ रहे हैं। फिर से कृषि का क्वेश्चन आ गया है। तो कृषि तो है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि तुम सोच नहीं सकते, कृषि वाले क्वेश्चंस कोई भी छोड़ के मत जाना। आगे है भारत में सड़क परिवहन की समस्याएं बताइए। अभी ये आ गया परिवहन का क्वेश्चन, ठीक है। और 2017 का पेपर था या क्या, मैं अभी पढ़ रहा था जब आपकी ये वीडियो बनाने से 3-4 दिन पहले, ये ठीक है, आपके लिए पढ़ रहा था कि भाई सारे के सारा पूरा रिसर्च कर लेता हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ताकि बता दूँ। तो 2017 का था, अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उसमें क्वेश्चन आ गया रेल क्यों महत्वपूर्ण है। तो ये क्वेश्चन कितना ईजी है, रेलगाड़ी के बारे में। अब तुम खुद नहीं बता सकते क्या, मुझे ये बताओ रेल के बारे में। तो रेल जो है आपको पता है भाई, रेल जो है उसका किराया सस्ता है, रेल जो है वो इतनी बड़ी है, उसमें एक साथ बहुत सारे लोग आ जाते हैं, रेल जो है उसमें सामान भी आते हैं, मालगाड़ी आपने सुनी है। तो ये पढ़ने के क्वेश्चन थोड़े ना है, ये तो खुद भी लिख सकते हैं हम लोग। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं परिवहन के, ठीक है, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, तो ये सारे के सारे आपको पढ़ लेने हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 33 है, संघीय शासन व्यवस्था किन 2 तरीकों से गठित होती है। तो फिर से वही आ गया, सरकार का, संघीय सरकार के बारे में पूछ लिया गया। प्रश्न नंबर 34 है, साम्राज्यवाद के भारत पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़े, और इसके अथवा में क्वेश्चन आएगा आपका, ये बड़े क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। 1857 ईस्वी की क्रांति के कारण बताइए। तो आप देख सकते हो 2 आएंगे, ठीक है। अब आप या तो जो है इतिहास के तैयार कर लो बड़े बड़े क्वेश्चंस, या फिर कर लो आप लोकतांत्रिक राजनीति के, ठीक है, उनका आपको ऑप्शन मिल जाएगा। या फिर जो है आपको मिल सकता है भूगोल अर्थशास्त्र का। तो आप लोग जो है इस तरीके से तैयार कर सकते हो। अब आप लोग जो है साम्राज्यवाद में भारत का जो है प्रभाव बता सकते हो, या फिर ये क्रांति वाला जो है इसका लिख सकते हो, ये ईजी रहेगा। और एक चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ वो ध्यान से सुनो, पॉइंट बना के लिखने हैं ये बड़े वाले क्वेश्चन, पॉइंट बना के, यानी कि आप लिखोगे 1857 की क्रांति के कारण निम्नलिखित है, फिर पॉइंट बनाने लग जाओ। पॉइंट बनाने के लिखोगे तो तुम्हें पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। 5 पॉइंट भी लिख दिए ना तो पूरे नंबर मिल जाएंगे। और अगर वैसे लिखोगे पैराग्राफ में तो तुम्हें 10-12 लाइन लिखनी पड़ेंगी, जब 5 नंबर मिलेंगे।
ध्यान रहा। तो इसलिए पॉइंट बना के लिखने हैं ताकि तुम्हें पूरे नंबर मिल जाएं। स्टेप मार्किंग होगी, उसका यही फ़ायदा है कि पॉइंट्स के आंसर्स के जो है तुम्हें पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। आगे देखो प्रश्न नंबर 35, गेहूं की उपज का वर्णन कीजिए भारत में सौर ऊर्जा का। तो ये क्वेश्चन फिर से कृषि से ही है, ठीक है। गेहूं की उपज यानी कि गेहूं की कृषि, ठीक है। तो कृषि के जितने भी क्वेश्चन है भाई वो तो तुम्हें करने ही करने हैं, ये ध्यान रखो आप लोग। इसके बाद लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार व वैध सरकार का गठन करता है। तो फिर से यहाँ पर जो है सरकार का क्वेश्चन आ गया। मैं कह रहा हूँ सरकार कीवर्ड हो गया, कृषि हो गया, सिंधु सरस्वती सभ्यता हो गई, ये जो कीवर्ड हैं इनके सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आएंगे, सारे के सारे। अगला क्वेश्चन देख सकते हो राजनीतिक दल, ये भी एक तरीके से सरकार का ही क्वेश्चन है। तो जितने भी क्वेश्चन है ये सारे के सारे आपको करने हैं। राजनीतिक दलों का क्वेश्चन आ सकता है, गठबंधन सरकार का आ सकता है, तो ये सारे के सारे पढ़ लेना। अगला जो है बैंक किस देश की अर्थव्यवस्था में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वैश्वीकरण। अगला ये जो नीचे वाला है वैश्वीकरण, ये इंपॉर्टेंट है भाई, वैश्वीकरण का ही आपका क्वेश्चन आएगा। तो वैश्वीकरण के क्वेश्चंस जो हैं वो सारे के सारे आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर मैप का काम आ जाएगा। मैप आपका कहाँ से आएगा, हिस्ट्री से आएगा, ठीक है, और शायद भूगोल से आएगा मैप, ठीक है। तो ये सारे के सारे पढ़ लेना। और तुम कहोगे तो मैं मैप पे तुम्हें एक वीडियो बना के बता दूंगा कि भाई मैप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, तो वो तुम लोग कमेंट कर देना, ठीक है। मैप की एक वीडियो में बना दूंगा। कांग्रेचुलेशंस अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो क्योंकि तुम हो एक पढ़ने वाले स्टूडेंट। यार सच बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लो, इसको सोल्व कर लो, और जो जो चीज़ें बताई हैं साथ साथ में मैंने आपको इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, टर्म्स बताई हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन से आने वाले हैं। अब कमेंट करके बता दो नेक्स्ट वीडियो ऐसी ही किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। और आज की वीडियो में मज़ा आया है नहीं आया, यहाँ तक कौन कौन वीडियो देख रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।